नमस्कार, मैं अभिनव सोनू आप सभी का अरोमा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है नर्मदा घाटी। जैसा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आजकल इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में भी देखिएगा जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, भारत का भौतिक विभाजन हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के क्रम में हम लोग नर्मदा घाटी के बारे में देखेंगे जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम क्या है? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। देखिए घाटी किसको कहा जाता है? तो नदी के आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? नदी घाटी कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? नर्मदा घाटी। सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? सिंधु घाटी। जैसे आप सुने होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सभ्यता का विकास सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब मन में सवाल उठता होगा कि सर घाटी इसको क्यों कहते हैं? तो आप कभी गौर कीजिएगा कि नदी के आसपास को जो क्षेत्र होगा थोड़ा वो लो लाइंग एरिया होगा, थोड़ा सा नीचे होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। तो अब तो इतना आप समझ गए होंगे कि नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? नर्मदा घाटी कहेंगे। तो पहले देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से। जो किस श्रेणी में अवस्थित है? तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है यह मैकाल श्रेणी में क्या है? अवस्थित है। अब अमरकंटक की पहाड़ी से कुछ प्रमुख नदियां निकलती है। एक नदी जो है वह क्या है? नर्मदा नदी है, जो आपको पश्चिम की ओर प्रवाहित करते हुए ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये क्या है? नर्मदा। एक और नदी का आप नाम सुने होंगे जिसका नाम है महानदी, जो उड़ीसा होते हुए प्रवाहित करती है। इसी महानदी पर हीराकुंड बांध भी बनाया गया है। इसके अलावा एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी, जो दानापुर के निकट आपको गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। एक और नदी निकलती है जिसका नाम है इंद्रावती। आप लोग को कमेंट करके यह बतलाना है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। कोशिश कीजिएगा कि गूगल का हेल्प नहीं ले, अपने मेरिट से ही क्या करे, जवाब दे कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी। तो हम क्या बता दिए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से है। और यह नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में जाकर क्या करती है? गिरती है। नर्मदा नदी के अलावा भी कुछ प्रमुख नदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी के निकट से है, जैसे महानदी हो गया, सोन हो गया, इंद्रावती नदी है। इन सभी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक से। अब देखिएगा नर्मदा नदी कहाँ प्रवाहित करती है। तो थोड़ा सा हम दक्षिण भारत का हल्का सा मैप बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में दो प्रमुख पर्वत है। एक का नाम है विंध्य पर्वत, एक का नाम है विंध्य पर्वत, और दूसरे पर्वत का नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। और आपको पता भी होगा कि विंध्य और सतपुड़ा जो है यह एक ब्लॉक माउंटेन है। जैसे यह मान लीजिए विंध्य पर्वत है, इधर सतपुड़ा पर्वत है, तो ब्लॉक माउंटेन के बीच जो घाटी होता है उस घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह विंध्य और सतपुड़ा के मध्य जो घाटी है, इस घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं, या इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली कहा जाता है। और इसी भ्रंश घाटी के मध्य नर्मदा नदी का क्या है? प्रवाह है। यह मान लेते हैं अमरकंटक की पहाड़ी है, तो नर्मदा नदी इसी क्षेत्र में इस प्रकार से क्या करती है? प्रवाहित करते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और इसी नर्मदा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? नर्मदा
घाटी के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न कई दफा पूछता है कि कौन सी निम्न में से नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित करती है, तो हमारा जवाब क्या होगा, नर्मदा नदी होगा। ठीक है, और नर्मदा नदी के ही आसपास के क्षेत्र को हम लोग क्या कहें, नर्मदा घाटी कहें। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नर्मदा घाटी क्या वीरान है, क्या इसके आसपास कोई लोग निवास करते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल निवास करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग निवास करते हैं, खासकर जनजाति लोग भी यहाँ क्या करते हैं, निवास करते हैं। और क्या है समझिएगा, इस नर्मदा घाटी जो है यहाँ पर क्या पाई जाती है, काली मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिट्टी का दबदबा है, ज्यादा वितरण है, तो वह क्या है, काली मिट्टी। अब चूंकि काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ के लोग यहाँ इस मिट्टी पर किस चीज का पैदावार करते हैं, तिलहन जैसे सरसों सब हो गया, इस सब को उगाते हैं। दलहन जो है इसकी खेती यहाँ पर की जाती है। इसके साथ साथ लोग तंबाकू का क्या करते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं। गन्ना की खेती इस मिट्टी में करते हैं। तब गौर से देखिए बाबू, इसमें से अधिकांश जो फसल है वो नगदी फसल है। नगदी फसल किसको कहते हैं, वैसा फसल जिसको बेचकर नगद प्राप्त किया जाए, कैश प्राप्त किया जाए। तो इन क्षेत्रों के लोगों का जो मुख्य जीविका का साधन है वह क्या है, कृषि है। काली मिट्टी पर ये लोग तंबाकू उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, तिलहन की खेती करते हैं, दलहन की खेती करते हैं। इनको बेचकर इनको क्या आता है, पैसा आता है, जिनसे इनका जीविका चलता है। तो अच्छा खासा लोग जो है इस क्षेत्र में रहते हैं। तो अब समस्या कहाँ पे आ रहा है, ये चीज देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा विंध्य पर्वत है, सब कुछ डायग्राम से हम क्या करते हैं, समझाते चलते हैं। इसी वीडियो में सब कुछ आपको याद हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्त मित्र के साथ। मानते हैं कि यह कौन सा पर्वत है, यह सतपुड़ा पर्वत है। और इधर जो पर्वत है यह कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत है। और इसके मध्य जो है यह नर्मदा नदी क्या कर रही है, प्रवाहित कर रही है। तो अब यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ पर इस घाटी का चौड़ाई सब जगह समान नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा चौड़ाई ज्यादा लग रहा है, इस क्षेत्र में देखिएगा चौड़ाई क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। इस क्षेत्र में चौड़ाई क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो नर्मदा घाटी की जो चौड़ाई है कहीं कहीं पर तो 50-60 किलोमीटर तक चौड़ा है, कहीं कहीं पर 5-6 ही किलोमीटर तक क्या है, चौड़ा है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हम पॉइंट बतलाते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो भी सिंचाई परियोजना है या घरेलू सप्लाई है पानी का, वो सब किस पर निर्भर कर रहा है, नर्मदा नदी पर निर्भर कर रहा है। जिस क्षेत्र में नर्मदा नदी प्रवाहित करती है, चाहे वो मध्य प्रदेश है या गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर देखिएगा ना पानी का बड़ा अभाव है। पानी के अभाव का कारण क्या है, क्योंकि वहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे है। तो अगर कोई सोचे कि ग्राउंड वाटर का उपयोग करके हम सिंचाई कर ले या अन्य कार्य कर ले, तो थोड़ा सा कठिन है। तो उन क्षेत्रों में एकमात्र साधन है सिंचाई के लिए या जल विद्युत परियोजना के लिए, तो वह नर्मदा नदी है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान के क्षेत्रों के लिए अगर कोई वरदान है तो वह क्या है, नर्मदा नदी। दूसरी ओर देखिएगा, नर्मदा नदी का जो पानी है, जल जो है, वह वेस्ट कहां पर होते जा रहा है, अरब सागर में। जो भी जल है वह अरब सागर में गिरते जा रहा है। तो एक तरफ हम पानी के किल्लत से जूझ रहे हैं और दूसरे तरफ नर्मदा नदी का पानी जो है अरब सागर में वेस्ट होते जा रहा है। तो सरकार सोची क्यों ना इस नर्मदा के पानी को रोक दिया जाए, बांध बना के इस पानी को रोका जाए और उस पानी का उपयोग हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए करें। तो किसी भी चीज का दो पहलू होता है, एक धनात्मक पहलू, एक ऋणात्मक पहलू, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट तो हम लोग देख लिए कि अगर हम बांध बनाएंगे तो हम नर्मदा के पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं और अपने विकास के लिए, विभिन्न परियोजनाओं के लिए इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ऋणात्मक पहलू क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बांध बना दें, इस क्षेत्र में हम क्या करें, बांध बना दें और बांध बनाकर नदी के पानी को क्या करें,
रोक दे तो जाहिर सी बात है नदी के पानी को रोकेंगे तो नदी का पानी इस क्षेत्र में भरना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में बाढ़ का खतरा क्या होगा, विकसित होगा। उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो बाढ़ के कारण मजबूरन उस क्षेत्र से पलायित करेंगे। वर्षों से जो दादा परदादा पुश्तैनी जमीन था उसको छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिएगा मेधा पाटेकर जी जो हैं वो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाई थी। उनका कहना था कि अगर हम बांध बना देंगे तो वहां से लोगों को पलायन का जो संख्या वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज देखते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, विकास का भी पहलू देखना पड़ता है, लाभ भी देखना पड़ता है और हानि भी देखना पड़ता है। किसी चीज का अगर ज्यादा लाभ दिख रहा हो तो लोग उस योजना को क्या करते हैं, क्रियान्वित कर देते हैं। तो फिर हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन भी कभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग बांध का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि बांध बनाने से हम लोग नदी के पानी को क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे, और रोक कर इसका उपयोग हम विभिन्न परियोजनाओं के लिए करेंगे, जैसे जल विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, घरेलू आपूर्ति के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो नर्मदा नदी पर कुछ प्रमुख बांध का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। वैसे तो बहुत सारा बांध है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रमुख बांध है उसका नाम हम आपको क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। मान लेते हैं यह कौन सी पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी है, और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम है। तो इस नर्मदा नदी पर एक जो बांध बनाया गया, इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। ये पढ़े भी होंगे, गुजरात में है। इस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। उसके अलावा जो प्रमुख बांध बनाया गया, इस बांध का नाम था एस कुमार बांध, या ये चूंकि माहेश्वर में अवस्थित है तो इसको किस नाम से जानते हैं, माहेश्वर बांध के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो बांध बनाया गया इसका नाम है नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर बांध। इसके अलावा जो बांध बनाया गया है इसका नाम है इंदिरा सागर बांध। पूछ देगा कि ये सब बांध कहाँ बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है, ये क्या है, इंदिरा सागर बांध। इसके अलावा जो बांध है इसका नाम है वर्गी बांध। ये कुछ प्रमुख बांध है जिसका निर्माण किस नदी पर किया गया है, नर्मदा नदी पर। तो एक हम ब्रीफ परिचय इसके बारे में दे दिए, नर्मदा घाटी के बारे में दे दिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे, आप लोग जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि पूरे विस्तार से पढ़ें तो आप लोग अरोमा क्लासेस ऐप जो है या प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एकदम न्यूनतम शुल्क में हम आपको बेहतरीन शिक्षा प्रदान करेंगे। जैसे मात्र 499 में हम लोग एनसीईआरटी बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 6ठा से 12वां तक विभिन्न विषयों का डेप्थ में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करवाएंगे। तो पढ़ाई अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सभी का।